जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट थर्ड में हैं और हिस्ट्री ऑनर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री जो ऑप्ट कर रखे हैं और फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, द सीजर क्राइसिस 1923। एज द नेम सजेस्ट सीजर, तो जैसे ही अगर सीजर की बात आती है तो हमारे दिमाग में आती है कैची। अब कैची है तो क्लोज कैची नहीं, ओपन कैची, जिसमें कैची के दोनों ब्लेड्स खुले हुए हैं। एक अपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा आपका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे ये जो घटना है वो डिपेंड शो करता है यूएसएसआर का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। यहाँ ये घटना 1923 में घटी थी और ये सीजर क्राइसिस जो है प्राइसेस के डिफरेंसेस पर रखा गया है। प्राइसेस, इंडस्ट्रियल प्राइसेस एज वेल एज एग्रीकल्चर प्राइसेस, इन दोनों के प्राइसेस के जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ था उसी पर ये सिद्धांत, ये जो घटना है क्राइसिस जो है डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया। देखिए पहला चीज है न्यू इंसिडेंट दैट हैपेंड इन अर्ली 1923। इन ये प्रकार से 1923 में ये एक प्रकार का एक अनूठा घटना था। वैसे तो 1911 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्राइसेस और एग्रीकल्चर प्राइसेस के बीच में, परंतु 1923 की ये घटना कुछ ज़्यादा ही भयावह रही है यूएसएसआर की इकोनॉमी को दिखाने में और उसको इफेक्ट करने में, प्रभावित करने में। ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी when there was widening gap between industrial and agriculture। अब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उस समय हालत क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल प्राइसेस और एग्रीकल्चर प्राइसेस के बीच में काफ़ी बड़ी गैप बन गई थी। मतलब इंडस्ट्रियल प्राइसेस का प्राइस जो है रेस करता चला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है डाउन, धीरे नीचे गिरता चला गया था। अब सोच लीजिए कि एग्रीकल्चर प्राइसेस अगर नीचे गिर रहा है तो उस समय वहाँ के किसानों की क्या स्थिति रही होगी। हार्ड लाइफ उन्हें व्यतीत करना पड़ा होगा और अपने सर्वाइवर के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा। लाइक द ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ ओपन सीजर द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड डाइवर्ज। अब जैसे कैची है, कैची के दो जो ब्लेड्स हैं उसे ओपन कर दिया जाए तो हम एक ब्लेड देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है, दूसरा ब्लेड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्राफ जो है ऐसा ही शो किया गया कि इंडस्ट्रियल प्राइसेस लगातार बढ़ते चली जा रही थी और एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है लगातार घटते चली जा रही थी। ठीक है जी, हो गया। देखिए अब सोच लीजिए कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्राइसेस इंक्रीज कर रहा था तो वो उस समय 276% इंक्रीज कर गया था व्हेन वी कंपेयर द प्राइसेस ऑफ 1913। अगर इंडस्ट्रियल प्राइसेस यहाँ पे मैंने लिखा है 1923 और यहाँ मैंने कंपेयर किसके साथ कर रहा है 1913 के साथ, तो जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल प्राइसेस का इस ग्राफ के अनुसार से जो ग्रोथ शो कर रहा है व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट ईयर, द वेरी फर्स्ट वन इज prices of 1923 and the second one is prices of 1913। by this time prices जो है बढ़ करके 276% prices जो है इंडस्ट्रियल गुड्स के prices बढ़ना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है 89% पे था। अब ये समझने की बात है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपका जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके डिफरेंट गुड्स बनाए जाते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स के तो प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो जो इंडस्ट्रियल ओनर रहा है उसको तो प्रॉफिट मिल रहा था, इंडस्ट्रियल ओनर्स को वो अच्छी खासी मुनाफा जो है अर्न कर रहा था। परंतु जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या सिचुएशन रहा होगा जब उसकी प्राइसेस जो हैं धीरे धीरे एग्रीकल्चर गुड्स का क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। मतलब अब ये है कि प्राइसेस घटते चली जा रही है तो किसान क्या इस वक्त एग्रीकल्चर यानी खेती करने के मूड में होगा? नहीं। अब ये एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो किसान है, वो सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर की तरफ चला गया, निर्वाह खेती। मतलब ये किसान इस वक्त जो है इस सिचुएशन में था कि वो उतना ही खेती कर रहा था जिससे कि उसकी मात्रा, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। वो दूसरों के लिए अनाज पैदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि प्राइसेस नहीं है। प्राइसेस घटा हुआ है तो जो खेती करने में जो उसकी लागत लगेगी उससे भी नुकसान उसे हो सकता है और उसे हार्ड टू सर्वाइवल, काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ जो है बियर करना पड़ेगा। Now, as you have already seen the graph, after seeing the graph of price time graph, Leon Tolsky coined the term Caesar crisis। मतलब वो जिस प्रकार के ग्राफ देखने को मिल रहा था, उस ग्राफ को देखने के बाद एक इंडस्ट्रियल प्राइस जो है वो रेज करता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर प्राइस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसा लग रहा था कि खुली हुई कैची है। उस तस्वीर, उस ग्राफ को देखने के बाद लियोन ट्रॉट्स्की ने उस ग्राफ के हिसाब से उस समय के हालात को जो है सीजर क्राइसिस ऑफ 1923 कहकर संबोधित किया। So here the term Caesar crisis is coined by or given by Leon Trotsky. As a result, अब इसका क्या खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, ये तो अब समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्रियल प्राइसेस, इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं के दाम बढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ओनर्स को जो है मुनाफा प्राप्त हो रहा है, तो उन्हें किसी भी हार्ड लाइफ को व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है वो, उनकी जो इनकम है वो ड्विंडल कर गया, कोलैप्स कर गया, फेल कर गया, और किसानों को बहुत मुश्किल से उन्हें अपनी जो है सर्वाइवल के लिए अनाज पानी प्राप्त हो रहा था। इवन जो हार्वेस्ट वो किए उसकी लागत भी उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाया। अब दूसरी तरफ उन्होंने क्या निर्णय किया कि अब वो जो हैं अत्यधिक मात्रा में अनाजों की खेती नहीं करेंगे। अब वो डिसीज़न ले लिए कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत हम निर्वाह खेती करेंगे, हम उतनी ही मात्रा की खेती करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा नहीं करेंगे। क्यों? तो इस चीज़ से बचने के लिए कि उनका नुकसान ना हो जाए, कि ज़्यादा करेंगे तो उन्हें बेचना पड़ेगा, बेचने के क्रम में क्या होगा कि प्राइसेस तो डाउन है, तो हमें कम कीमत मिलेगा उन अनाजों का। तो इसलिए वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस को के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली लीडिंग टू फियर ऑफ फेमाइन, ऐसा करने के पीछे उन्हें डर था कि कहीं अकाल की हालात उत्पन्न ना हो जाए। Now, try to understand the causes for the Caesar crisis of 1923। इसी प्रकार का हालात जो है रशिया में, यूएसएसआर में 1916 में हुआ था। उस समय भी हालात ऐसी थी कि एग्रीकल्चर गुड्स जो है 1960 में क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ राई रोज, राई समझते हैं वो, जो उसकी प्राइसेस जो है 47% हो गई थी, और पेयर ऑफ बूट्स, जूतों का जो दाम है वो 33%। यहाँ पर अपोजिट देख रहे हैं, एग्रीकल्चर गुड्स की कीमत बढ़ी हुई थी और इंडस्ट्रियल गुड्स का कीमत जो है घट गया था। पेयर ऑफ बूट्स का, शूज़ का दाम जो है घट गया था। यहाँ पर भी एक प्रकार का एक इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला था रशिया के अंतर्गत में। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से उबरने में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, पर वहीं पर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसे ज़्यादा समय लगा अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा कोलैप्स किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।